नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी हिजाब विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। जम्मू कश्मीर वोटिंग लिस्ट मामले को लेकर बैकफुट पर आए चुनाव आयोग की। जानेंगे कि उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर लगाए क्या आरोप। भारत जोड़ो यात्रा से क्यों परेशानी में दिख रही है बीजेपी। बात करेंगे गुजरात चुनाव में बीजेपी की बढ़ती मुश्किलों की, हरियाणा उपचुनाव में किसानों के बड़े ऐलान की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पीएम मोदी के हिमाचल प्रदेश के दौरे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिवसेना के उद्धव गुट को दी बड़ी राहत। कोर्ट ने बीएमसी से ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार करने को कहा। मुंबई की अंधेरी सीट से उद्धव गुट की उम्मीदवार हैं ऋतुजा लटके। गुजरात में बड़ी आप की मुश्किलें। आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया को दिल्ली में हिरासत में लिया गया। पीएम मोदी पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। बिहार में बीजेपी और जेडीयू में तेज हुआ सियासी घमासान। जेडीयू ने कहा आरक्षण खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है बीजेपी। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 391 अंक गिरकर 57,235 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 109 अंकों की गिरावट के साथ 17,014 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक हिजाब बैन पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आ गया। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जजों की अलग अलग राय रही, जिसके बाद हिजाब मामले को बड़ी बेंच के पास भेज दिया गया। अब इस मामले की सुनवाई बड़ी बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हमारे अलग अलग विचार हैं, इसलिए ये मामला चीफ जस्टिस के पास भेजा जा रहा है ताकि वो बड़ी बेंच का गठन करें। और क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में आज, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक हिजाब बैन मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि माना जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले में अपना फैसला सुना देगा और फैसला आया भी, लेकिन कोर्ट के फैसले ने मामले को और भी ज्यादा पेचीदा कर दिया, जिसके बाद अब मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। अब हिजाब मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच करेगी। दरअसल कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर बेंच में शामिल दोनों जजों की राय अलग अलग रही। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया है, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद्द कर दिया। ऐसे में अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 10 दिन सुनवाई की, जिसके बाद 22 सितंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, जिसके बाद से हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा था और उम्मीद थी कि आज कोर्ट इस बड़े मामले पर अपना फैसला सुना देगा। लेकिन दोनों जजों की राय अलग होने से फैसला एक बार फिर टल गया। आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद दिसंबर 2021 और जनवरी में शुरू हुआ था। कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में 6 छात्राओं ने हिजाब पहनकर कॉलेज में एंट्री ली थी। कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए मना किया था, लेकिन वो फिर भी हिजाब पहनकर आई थी। इसके बाद लड़कियों ने विरोध दर्ज किया था। इस बीच 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म को अनिवार्य करने का फैसला किया था। इसके बाद कुछ छात्राओं ने कर्नाटक सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां हिजाब पर बैन लगा दिया गया। फिर याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां पर भी मामला अभी लटक गया है और अब मामले की एक बार फिर नए सिरे से सुनवाई होगी। फिलहाल हिजाब बैन का मामला फंसता दिख रहा है। इधर मामला तो जम्मू कश्मीर में भी फंस गया है और निशाने पर है चुनाव आयोग। घाटी में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विरोध के बाद चुनाव आयोग ने 1 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने को लेकर आयोग सवालों के घेरे में था, जिसके बाद उसे ये आदेश वापस लेना पड़ा। जम्मू के चुनाव अधिकारी अवनी लवासा के एक आदेश ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजनीति में अचानक ही गर्माहट ला दी। राजनीतिक दल फैसले के खिलाफ सड़क पर उतरने की तैयारी करने लगे। विरोध के बढ़ते सुर के बीच लवासा ने अपना आदेश वापस ले लिया है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने हैं। इस समय जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची को अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि सर्दी का मौसम जाते ही चुनाव का ऐलान हो जाए। मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने को लेकर जम्मू के उपायुक्त और चुनाव अधिकारी अवनी लवासा ने आदेश जारी किया था कि जो लोग 1 साल से जम्मू में निवास कर रहे हैं वो लोग वोट डालने के अधिकारी होंगे। ऐसे लोग मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करा सकते हैं। बस उन्हें 1 साल से अधिक समय से जम्मू में निवास करने का सबूत पेश करना होगा। अगर वो भारत के नागरिक हैं तो वो केंद्र शासित प्रदेश में वोट डाल सकते हैं। लेकिन इस फैसले का जम्मू कश्मीर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने मतदाता सूची में होने वाले इस बदलाव का विरोध किया।
पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इससे जम्मू कश्मीर के मतदाता की वोट की कीमत खत्म हो जाएगी। इस तरह का बदलाव जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश में कहीं भी लागू नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी इसका विरोध किया। आजाद ने कहा कि बाहर के लोगों को केंद्र शासित प्रदेश में अपना वोट नहीं डालना चाहिए, केवल स्थानीय मतदाताओं को ही अनुमति दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में केवल स्थानीय लोग ही मतदान करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इस बदलाव का विरोध किया था, जिसके बाद जम्मू की उपायुक्त अबनी लवासा ने अपनी उस अधिसूचना को वापस ले लिया है। अगर इस अधिसूचना के अनुसार वोटिंग लिस्ट अपडेट की जाती है तो जम्मू कश्मीर की वोटिंग लिस्ट में करीब 25 लाख बाहरी मतदाता जुड़ जाते, जो जम्मू कश्मीर की वोटिंग लिस्ट का 15 से 20% तक का होता और ये मतदाता अधिकांश सीटों पर जीत और हार तय करने की स्थिति में भी पहुंच जाते। मतदाता सूची में होने वाले इस बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही मिलने की उम्मीद थी, क्योंकि बाहरी मतदाताओं पर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का विशेष प्रभाव नहीं था। जम्मू कश्मीर में मुख्य आयुक्त बैकफुट पर है और इसे बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उद्धव ने इसको लेकर एक खत भी लिखा है, जिसमें कहा गया है कि आयोग पक्षपात कर रहा है। महाराष्ट्र का सियासी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य में एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। शिवसेना के 2 गुटों में बंटने के बाद अब एक और विवाद पैदा हो गया है। अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। ठाकरे गुट ने आरोप लगाए हैं कि पार्टी का नाम और सिंबल देने में उनके साथ भेदभाव किया गया। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन वाले गुट और ठाकरे गुट को नए नाम और चिन्ह आवंटित किए हैं। खबरों के मुताबिक ठाकरे सेना की ओर से निर्वाचन आयोग को एक 12 सूत्रीय खत लिखा गया है। इस खत में उद्धव ने चुनाव आयोग पर शिंदे के पक्ष में काम करने के आरोप लगाया है। जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक ठाकरे गुट का कहना है कि उनकी तरफ से दिए गए सुझावों को शिंदे गुट को कॉपी करने का मौका मिला। उन्होंने इसके लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। खत में लिखा है कि चुनाव आयोग ने संभावित रूप से शिंदे कैंप की तरफ से सूची दाखिल किए जाने से पहले ही ठाकरे समूह के पसंद के नाम और सिंबल्स को वेबसाइट पर अपलोड कर दिया था, जिसके चलते शिंदे गुट ने उन चिन्ह और नाम का चुनाव किया जिनका सुझाव ठाकरे गुट की ओर से दिया गया था। खत में ये भी लिखा गया है कि माननीय आयुक्त ने वेबसाइट से लेटर को डिलीट कर दिया, जिससे ठाकरे कैंप को हैरानी हुई। इसके अलावा आरोप लगाए गए हैं कि शिंदे गुट की तरफ से असरदार तरीके से ठाकरे गुट की तरह नाम के रूप में पहली और चिन्ह के तौर पर पहली और दूसरी पसंद जमा की गई, जिससे टीम ठाकरे को उनकी पसंद का पहला नाम और पहली और दूसरी पसंद का चिन्ह आवंटित नहीं हो सका। शिवसेना पर दावा पेश कर रहे दोनों गुटों को लेकर आयोग ने पार्टी के चिन्ह को फ्रीज कर दिया था। इसके बाद दोनों गुटों को नए नाम और चिन्ह दिए गए। अब सीएम शिंदे के समर्थन वाली पार्टी को बाला साहिबांची शिवसेना जाना जाएगा, जिसका चुनाव चिन्ह एक ढाल और 2 तलवार है, जबकि ठाकरे की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहिब ठाकरे है और चिन्ह मशाल है। महाराष्ट्र में फिलहाल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक खत्म होता है तो दूसरा पैदा हो जाता है। अब सवालों के घेरे में चुनाव आयोग है। अब देखना होगा कि उद्धव इस लड़ाई को लेकर कहां तक जाते हैं। लड़ाई तो राहुल ने भी मोदी सरकार के खिलाफ छेड़ रखी है। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 36वां दिन है। अपनी इस यात्रा से राहुल एक तरफ कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सरकार की नाकामियों को भी सामने ला रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। उनके नेतृत्व में निकल रही यात्रा को लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। पिछले 1 महीने से यात्रा के दौरान राहुल गांधी एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। उनके इस अंदाज ने हर किसी के दिल को छू लिया है। आज बारिश की वजह से यात्रा थोड़ी देरी से शुरू हुई, जिसकी जानकारी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर दी। उन्होंने लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा का 36वां दिन और हम जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन यहाँ चित्रदुर्ग के जिले हिरेहल्ली में रात भर से बारिश हुई है और अभी भी बारिश हो रही है। अभी 30 मिनट की देरी होगी। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जिसने 30 सितंबर को केरल से कर्नाटक में प्रवेश किया था। कर्नाटक में ये यात्रा 21 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी 6 अक्टूबर को इस यात्रा में शामिल हुई थी। आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ सीधी लड़ाई सत्ता पर काबिज बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। राजनीतिक जानकारों की माने तो देश में फिलहाल कर्नाटक ही एक ऐसा चुनावी राज्य है जहां कांग्रेस न केवल बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दे रही है, बल्कि सत्ता के प्रबल दावेदार भी मानी जा रही है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में बीजेपी का एकमात्र किला माने जाने वाले कर्नाटक में कांग्रेस ने सारी ताकत झोंक दी है।
भारत जोड़ो यात्रा से लगातार देश भर में कांग्रेस के जनाधार में इजाफा हो रहा है, तो वहीं बीजेपी का जनाधार खिसक रहा है। पिछले 2 दशकों से गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर भी हार का साया मंडरा रहा है और ये कहना है गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला का। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सियासी मात देने के लिए कांग्रेस एक नए फॉर्मूले पर काम कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला की कांग्रेस में फिर से वापसी का रास्ता बन रहा है। वाघेला को पार्टी में लाने का मिशन पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया ने संभाल रखा है। वाघेला ने कांग्रेस में शामिल होने की खबरों को लेकर कहा है कि पिछले 1 साल से पार्टी कार्यकर्ता और गुजरात के नेताओं का आग्रह है कि मैं कांग्रेस में शामिल हो जाऊं, लेकिन मेरा स्टैंड है कि अगर कांग्रेस में शामिल होने की बात है तो हाईकमान सोनिया गांधी, राहुल गांधी से एक बार मिलकर आगे की बात तय करूंगा। जब तक वहां से स्पष्टता नहीं होगी तब तक शामिल नहीं होऊंगा। मैं गुजरात के लोगों के हित में ही फैसला करूंगा। शंकर सिंह वाघेला ने आने वाले चुनाव को लेकर कहा है कि गुजरात में अभी स्थिति साफ नहीं है, लेकिन अगर कांग्रेस बढ़त बनाना चाहती है तो उसे आक्रामक प्रचार करना होगा। उन्होंने कहा कि अभी गुजरात में राजनीतिक शून्य है, कोई राजनीतिक दल अप नहीं है, बीजेपी भी डाउन है, लेकिन कांग्रेस भी उतनी अप नहीं है जिससे कि वो बीजेपी को हरा सके। आम आदमी पार्टी एंट्री ले रही है, लेकिन वो विकल्प बनेगी ऐसी बात नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बाकी सभी नेता लगे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी अप नहीं हो पा रही है। लोगों के दिमाग में बीजेपी पूरी तरह डाउन है, यानी ऐसी स्थिति है जहाँ तीनों पार्टियां डाउन है, सब कुछ उलझा हुआ है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। वाघेला का मानना है कि राज्य में कांग्रेस के अलावा कोई विपक्ष नहीं है, आम आदमी पार्टी का कोई खास असर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो गुजरात में पंजाब की तरह कांग्रेस का विकल्प बन जाएगी। ये सही है कि कांग्रेस बीजेपी के सामने अगर आक्रामक प्रचार करे और मजबूत उम्मीदवार दे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। वाघेला अगर कांग्रेस के साथ दोबारा जुड़ते हैं तो ये राज्य में बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी बढ़त हो सकती है। फिलहाल गुजरात में ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो वक्त बताएगा। कांग्रेस का आक्रामक चुनाव प्रचार इस बार गुजरात में बीजेपी को मात दे सकता है, तो क्या कांग्रेस मानेगी वाघेला की बात, ये तो वक्त बताएगा। वैसे हरियाणा में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आदमपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी मुश्किल में दिख रही है और ये मुश्किलें खड़ी की हैं किसानों के विरोध ने। किसानों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ जंग तेज कर दी है, तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। 3 नवंबर को हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और हर दल इस सीट पर कब्जा करने के सपने सजा रहा है, लेकिन इस लड़ाई में बीजेपी पहले ही मुश्किल में फंसती दिख रही है। चुनाव से पहले ही उसे करारा झटका लगा है और ये झटका दिया है किसान संगठनों ने। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी ने साफ कर दिया है कि किसान बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। दरअसल उन्होंने हरियाणा के हिसार जिले के आदमपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा जजपा के संयुक्त उम्मीदवार भव्य विश्नोई के विरोध का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन खत्म करते वक्त जो समझौता केंद्र सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच हुआ था उसे पूरी तरह लागू नहीं किया गया, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। ऐसे में अब किसानों के इस फैसले को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है और अब किसानों के विरोध के कारण इस सीट से बीजेपी की जीत मुश्किल मानी जा रही है। इससे पहले किसान ऐलानाबाद उपचुनाव में भी भाजपा को सबक सिखा चुके हैं, क्योंकि उस दौरान भी चढ़ूनी ने किसानों से भाजपा को छोड़कर किसी भी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की थी। तब उपचुनाव में अभय चौटाला ने बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा को 6708 वोट से हराया था। वहीं इस बार फिर चढ़ूनी ने ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से ये सीट भी बीजेपी के हाथ से जाती नजर आ रही है। चढ़ूनी ने बरवाला में किसानों के साथ मीटिंग करने के बाद कहा कि आंदोलन में किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया गया, सरकार अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। आदमपुर के भाई इस आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए भाजपा जजपा को छोड़कर किसी को वोट डाले जो इन्हें हरा सकता है, इसलिए इन्हें सबक सिखाएं। ऐसे में अब एक बार फिर किसानों के विरोध का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के हिमाचल दौरे की। हिमाचल की सत्ता पर काबिज बीजेपी दोबारा सत्ता में वापसी का सपना देख रही है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने 9 दिनों के अंदर 2 बार इस पहाड़ी राज्य का दौरा किया है। आज पीएम मोदी ने ऊना और चंबा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया और राज्य की जनता को चुनावी दावों की हजारों करोड़ों की सौगात दी। तो क्या हिमाचल में भी बीजेपी की हालत खराब है? हिमाचल प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं, इसे लेकर राजनीतिक हलचल तेज है। हर कोई जनता को लुभाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर बीजेपी के सियासी सफर को आसान बनाने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने अब अंदौरा से नई दिल्ली के बीच नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी। इसे पीएम मोदी की चुनावी सौगात माना जा रहा है। अब पीएम तो जनता को लुभाने में जुटे हैं, लेकिन वंदे भारत ट्रेन सरकार की परेशानी भी बढ़ा सकती है, क्योंकि कभी ट्रेन के साथ हादसा होता है तो कभी खराबी आती है। इसे लेकर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई बार सवाल भी उठे हैं कि देश की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कैसे खराब हो गई, क्या सरकार ने सुविधाएं दुरुस्त नहीं की थी?
सुरक्षा पर उठे इन सवालों के बीच सरकार ने केवल सफाई पेश की, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं दिलाया। उल्टा हादसों के बीच नई ट्रेन की शुरुआत कर दी। वहीं अब इसकी खासियत पर नजर डालें तो देश की सबसे तेज रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली ऊना के बीच की दूरी करीब 5.5 घंटे में तय करेगी। इस दौरान ये ट्रेन अंबाला, चंडीगढ़ और आनंदपुर साहिब स्टेशन पर 2-2 मिनट ठहरेगी। वंदे भारत ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इनमें जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम, सीसीटीवी कैमरे, वैक्यूम आधारित बायो ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर समेत तमाम सुविधाएं हैं। नई खूबियों से लैस नेक्स्ट जनरेशन वाली वंदे भारत 2.0 ट्रेन में कवच की सुविधा है। इसके तहत हर कोच में 4 इमरजेंसी विंडो जोड़े जाने से अधिक सुरक्षा मिलेगी। अब सरकार ने तो चुनावी फायदा लेने के लिए नई ट्रेन की शुरुआत कर दी, लेकिन अगर इसके साथ कोई हादसा हुआ तो बीजेपी को चुनाव में हार से हताश भी होना पड़ सकता है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।